सुनते कानून धड़कते दिलों स्पॉट साइड में खुशामदीद। मुझे कहते हैं अब्दुर्रहमान शहबाज खान और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद एजाज फ्रॉम पाक पैशन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज पे, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए और साथ ही साथ बांग्लादेश ने भी कुछ रिकॉर्ड्स बना लिए इस सीरीज में। सीरीज पाकिस्तान को 2-0 की हार मौसूल हुई इस सीरीज में। इन सब पे बात करेंगे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मोहम्मद एजाज के साथ, जो कि मीडिया बॉक्स में मौजूद थे इस पूरी सीरीज के दौरान और जिन्होंने कवर किए हैं पाक पैशन की तरफ से। सो एजाज, वेलकम टू द शो फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्या मिजाज है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और बस दुआ ये है कि जितने ठीक ठाक हम हैं, शायद अगर पाकिस्तान की क्रिकेट भी इतनी ठीक होती तो मज़ा आ जाता। हम तो बहुत फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्रिकेट कुछ हमारी फिट नहीं है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एजाज भाई, मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले कि आपने जो कि क्लोजली फॉलो किया है इस मैच को, और हमने आपके एनालिसिस भी देखे हैं जो कि आप इंस्टा पे विद बहराम काजी आपने जो वीडियोस कंटेंट प्रोड्यूस करते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि व्हाट्स योर ओवरऑल टेक ऑन दिस सीरीज, के आपको क्या लगता है कि कहाँ पे थोड़ी सी गलतियां हुई, या जो ओवरऑल आपके जो पहले तासुरात हैं इस सीरीज को लेके वो क्या है? यार, अगर आप मेरे से ओवरऑल पूछेंगे कि क्या हुआ है, मीडिया बॉक्स का क्या एनवायरनमेंट था और क्या वहाँ पे कंडीशंस थी, क्लोजली क्या आपको यानी कि हमने क्या महसूस किया, वो एक अलग चीज़ है। हमें अगर ओवरऑल देखना है तो हमें थोड़ा सा फिर पीछे जाना पड़ेगा, इस सीरीज के स्टार्ट में। एक्चुअली तब वहां तक जाना पड़ेगा जब ये सीरीज हमारी प्लान्स में आई थी कि हमने बांग्लादेश से होम पे खेलना है। सो तभी आपको सबसे पहला जो एक काम था वो ये करना था कि इसके जो डेट्स हैं आप वो ऐसे मौसम में रखते कि जो आपको भी सूट करे और आपके स्ट्रेंथ्स को भी सूट करे। अब आपने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये की कि आपने अगस्त के पीक मूनसून में, गर्मी वाले मौसम में ये सीरीज रख ली, और विदाउट रियलाइजिंग कि आपने जब ये एक्चुअल वक्त आएगा तो आप किस तरह की पिचेस बनाएंगे, क्योंकि आपकी होम सीरीज है, पिचेस आपने बनानी है, जाहिर है अपने हिसाब से बनानी है। तो आपने ये आइडिया तब नहीं लगाया जब आपने सीरीज का ऐलान कर दिया कि 21 को टेस्ट मैच होगा, 30 को टेस्ट मैच होगा। तो उसके बाद जब ये वक्त करीब आ गया तब आपने सोचा कि अच्छा, अब हमने शान मसूद को कप्तान बनाया है और अब हमने पिचेस तैयार करनी है। फिर आपने क्यूरेटर हायर किया जिसने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। इवन शाउट आउट टू टोनी हेमिंग भाई, उसने जो दूसरी टेस्ट मैच की पिच बनाई है ना, दैट वाज फैंटास्टिक, ज़बरदस्त पिच थी वो। खैर, तो पीसीबी ने सोचा कि यार हम इस वक्त हमारे पास कोई अच्छा स्पिनर नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, तो हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं। गिलेस्पी को लेके आए और गिलेस्पी ने भी ये कहा कि यार आई वुड लव टू सी पाकिस्तान प्लेइंग 4 फास्ट बॉलर्स इन अ टेस्ट मैच। तो हमने सोचा कि यार चलो, नया क्यूरेटर, पिंडी के पेच, ग्रास, ग्रीन टॉप, 4 पेसर खिलाएंगे और तबाही मचा देंगे। अनफॉर्चुनेटली उस तरीके की पिच तो एक प्रोड्यूस नहीं हो सकी, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके जो पेसर खेले हैं वो 6-6, 7-7 महीने के बाद रेड बॉल खेल रहे थे, और इस गर्मी के अंदर जब उन्होंने बॉलिंग की तो आपने देखा कि ना शाहीन से सही बॉलिंग हुई, ना नसीम उतना कंसिस्टेंट रहा जैसे वो यूजुअली रहता है, और ना ही आपको जो है वो खुरम शहजाद और डेजी से उस तरीके की परफॉर्मेंस नजर आई पहले टेस्ट के अंदर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि खुरम ने सेकंड टेस्ट मैच में बहुत कमाल बॉलिंग की, लेकिन फर्स्ट टेस्ट मैच में उसने एक ग्लिम्स ऑफ ब्रिलियंस दिखा दी, एक आध बोल्ड कर दिया। शाहीन बिल्कुल ऑफ कलर नजर आया। तो आपका जो पूरा का पूरा प्लान था ना 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाने वाला और उनको बांग्लादेश को पेस के जरिए बीट करने का, वो सारा का सारा बैकफायर कर गया। उनके पेसर्स चल गए, उनके जो नए पेसर थे जिनका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, उन्होंने अच्छी लाइन पे बॉलिंग की, बेसिक्स राइट किए, और शायद वो थोड़े से हमसे ज्यादा रिदम में भी अच्छे थे। वो 10-15 दिन पहले यहाँ पे पहुंचे पिंडी में और उन्होंने
भरपूर प्रैक्टिस वगैरह भी की। तो हमने जो माशाल्लाह से हमारी जो हॉस्पिटैलिटी का जो एक सिलसिला है वो हमारी अब क्रिकेट पिच तक जा पहुंचा है कि हम ऑपोजिशन को बुलाते हैं और बताते हैं कि यार खाना शाना तो हम आपको आपकी मर्जी का देंगे ही, रिहाइश भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन आप ये बताएं कि आपको पिच किस तरह की चाहिए। हम आपको पिच भी उसी तरीके की प्रोवाइड करेंगे कि वो आपको ज्यादा सूट करे, हमें करे ना करे फिर देखी जाएगी, हम आपकी मेहमान नवाजी खूब से करेंगे। तो ये पूरी जो मेहमान नवाजी हमने की है उसका एक समझ लो कि रिजल्ट है। दूसरा 2-0 पाकिस्तान हार जाएगा, मुझे लगता है कि यार बांग्लादेश शायद थोड़ी बहुत फाइट दे देगा, एक आध टेस्ट मैच क्लोज ले जाएगा इस सीरीज से पहले के हम जो तासुरात थे हमारे। लेकिन 2-0 अब आगे चल के और बात करेंगे जिसमें मैंने मतलब एक काफी सारी चीजें क्लोज इन नोटिस की हैं, लेकिन वो ये है कि क्योंकि मेरे पास ना उनका कोई सबूत है और ना उनका कोई गवाह है मेरे पास उस तरह से, लेकिन हमने चीजें नोटिस की हैं। तो सिर्फ पीसीबी के ऊपर डालना कि मोहसिन नकवी ने ये कर दिया वो कर दिया या चेंजेस कर दिए, गलत कप्तान सेलेक्ट कर लिया, ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। आपका ओवरऑल सिस्टम ही खराब है, जब ओवरऑल सिस्टम ही खराब होगा तो फिर आप क्या कर लेंगे। अगर शान मसूद कप्तान है, आप भले आप अडियाला से इमरान खान को वापस ला के कप्तान बना दें, अगर आपके प्लेयर्स का स्किल सेट ही इतना है और वो रेड बॉल से खेलने से भागते हैं, तो फिर आप रेड बॉल में रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने का कैसे सोचेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मूविंग फॉरवर्ड मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा इससे, क्योंकि एज वी आर डाइसेक्टिंग दिस सीरीज तो सीरीज के हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे जाऊंगा जब शान मसूद को क्यादत सौंपी गई थी इस पाकिस्तान टीम की। हमने वो सीरीज डाइसेक्ट की, हमने वो सीरीज जब देखी तो पहला मैच तो ऑब्वियसली शान खुद भी ने भी बहुत बार बात किया कि पर्थ में तो ऑब्वियसली पाकिस्तान एक साइड पे लगा हुआ था, लेकिन जो बाकी के 2 मैचेस थे उसमें हमें फाइटिंग स्पिरिट नजर आई थी, जिसके बाद से हम अक्सर कह रहे थे कि शान मसूद की जो अप्रोच नजर आ रही है वो एक अच्छे कप्तान है। उनकी बड़ी तारीफें हो रही थी, उनको वनडे का कप्तान बनाने की भी बातें हो रही थी, उनको टी20 का कप्तान बनाने की भी बातें हो रही थी, और वो हमें एक माइंडसेट नजर आ रहा था। लेकिन फिर उसके बाद जब ये बांग्लादेश सीरीज की बातें शुरू हुई तो तब तो हमें स्टार्ट में ये भी सुनने को मिला था कि ये सीरीज हम ऐसे ही खेलेंगे कि इसमें हम यंगस्टर्स को ट्राई करेंगे। तब तो ये भी रूमर्स फैलाए जा रहे थे कि बाबर आजम को रेस्ट दिया जाएगा, मोहम्मद रिजवान को रेस्ट दिया जाएगा, शहीन को रेस्ट दिया जाएगा। ऐसे रूमर्स भी आए थे जब इस सीरीज के बारे में बातें चलना स्टार्ट हुई थी। कमिंग टुवर्ड्स दिस सीरीज, जब ये सीरीज खेली गई, नो जैसे एज यू सेड कि नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि हम इतनी बुरी तरह हम हारेंगे, इतनी बुरी तरह ये सीरीज हमारे हाथ से जाएगी। लेकिन मैं बात करना चाहूंगा कैप्टेंसी जो कि आजकल डिबेट चल रही है और एवरीवन नोज, बल्कि आपके जो कोलीग हैं रामिज भाई, उनको भी मेरे मेरे बारे में बहुत सा पता है कि हाउ प्रोटेक्टिव आई एम रिगार्डिंग शान मसूद। जितनी मैं सपोर्ट करता हूँ शान मसूद को लेके उतनी कोई नहीं करता होगा आई गेस। सो लेकिन मैं अभी फिर बात करना चाहूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया सीरीज हमने देखी, जिस तरह से खेले थे सब साथ थे, फिर ये सीरीज की बारी आई तो ऑब्वियसली आपने एक सीरीज जनवरी में खेली है, दूसरी सीरीज आप अगस्त में खेल रहे हो, और उन दरमियान किसी प्लेयर ने कोई रेड बॉल नहीं खेली हुई। फिर लेकिन ये भी हम रीजन नहीं ले सकते। फिर सीरीज स्टार्ट होती है, कुछ पहले मैच तो ऑब्वियसली जब पहली इनिंग्स की अगर बात करें उस वक्त डिक्लेयर कर देना। सो अगर हम उससे पर्टिकुलर उस इनिंग्स की बात करें, व्हाट डू यू थिंक, क्या वो डिक्लेयर कर देना सही था, और क्या कहाँ क्या वहां पे कैप्टेंसी फ्लॉज थे? और उसके अलावा अगर हम पहले टेस्ट में ओवरऑल बात करते हैं, एक एक इरेगुलर स्पिनर के साथ जाना, सलमान अली आगा के साथ, जिनको अभी कह देते हैं कि वो फ्रंट लाइन स्पिनर हैं, क्या वहां पे कुछ गलती की गई थी? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर आगे बाकी प्लेयर्स की तरफ भी मूव ऑन करते हैं। शान मसूद की कैप्टेंसी और जो उसके डिसीजन थे इस सीरीज में, ओवरऑल आप उसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि एक बात तो यार शान मसूद की जो मुझे पसंद आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने लास्ट साबिक कप्तान को तो कभी गलतियां एक्सेप्ट करते नहीं देखा। एटलीस्ट वन थिंग जो ये करते हैं कि इन्होंने प्रॉपर जो जो गलती हुई वो मानी और बताई भी कि इस डिपार्टमेंट में यहाँ गलतियां हुई। यार अगर आप मेरे से सिर्फ शान मसूद की बात करो ना, तो मैं आपको अब ये एक ऑन एयर बता रहा हूँ कि जब इसको टेस्ट कैप्टन अनाउंस किया था तो मैं जेन्युइनली बड़ा खुश था, मैं ऑनेस्टली बड़ा खुश था, क्योंकि मुझे पता है कि शान मसूद द बैटर इतना रिलायबल नहीं है, वो कभी स्कोर करेगा कभी नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको आप कैप्टेंसी
का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ना, तो वो इतना मेंटली स्ट्रांग और इतना मेच्योर जरूर है कि जब उसको ये पता होगा कि यार मैं कैप्टन हूं, मैं टीम में रहूंगा, तो फिर वो स्कोर भी करेगा। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था जब इसको कैप्टन अनाउंस किया था। तो क्योंकि शान मसूद एक वर्क एथिक वाइज बड़ा अच्छा है, फिटनेस वाइज बड़ा अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तो हम सबको बड़ा पसंद है, मेजोरिटी लोगों को काफी पसंद है। और ये सही बात भी है यार, हमारे क्रिकेट के अंदर इस तरह के कैरेक्टर्स ज्यादा मौजूद नहीं है। हमें चाहिए ऐसे लोग जो प्रोफेशनलिज्म लेके आए, जो पढ़ी लिखी बात करें, जो टेक्टिकली अपनी गेम को लेके चलें बेहतर तरीके से, और जब वो गलती करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके माफी भी मांगे, अपोलोजाइज करें और एक्सेप्ट करें कि हाँ हमने ये गलती की है, अनलाइक हमारे पास्ट के जितने भी कैप्टन थे। अब शान मसूद का पहला असाइनमेंट जो था वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर था। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो गया, आपने देखा कि 3-0 तो एक्सपेक्टेड था, हम सबको पता था कि हम हारेंगे, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान ने उसमें, अनलाइक हमारे रीसेंट ऑस्ट्रेलियन टूर, पीछे अगर आप चले जाएं जितने भी हुए हैं, आप 10 से लेके 22 तक, 20 तक आ जाएं, जितने भी टूर आपने किए हैं, ये लास्ट टूर उन सब से तकरीबन बेहतर था। सिडनी टेस्ट में आप बहुत करीब आए थे 2010 में, लेकिन वो कुछ और मसाइल की तरफ बात निकल जाएगी फिर, ठीक है। लेकिन ये फिर इस दफा आप फिर सिडनी में बड़ा करीब आए थे जीतने के। शान मसूद आपको नजर आया ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि उसने कप्तानी की, वो नजर आया, उसकी फील्ड प्लेसमेंट्स ने आपको विकेटें निकाल के दी, उसकी उसकी बैटिंग भी इतनी बुरी नहीं थी, उसकी 250s थी वहां पे, और आप बड़े फंसे हुए उसने 50 किए। लेकिन रिजल्ट ऑब्वियसली हमारा उस तरीके से नहीं आ पाया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो ऑस्ट्रेलिया में आना भी नहीं था। तो उसके बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यार चलो, जो चीज हम शान से एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्रोएक्टिव कैप्टन होगा और अपनी जॉब के ऊपर सोया नहीं रहेगा, मतलब कि सुस्ती और ये चीजें नहीं होंगी, वो हमें नजर आया, वो ऑस्ट्रेलिया में नजर आया। तो हम कॉन्फिडेंट थे कि यार अब बांग्लादेश आ रही है तो हम आराम से मार देंगे यार, कोई मसला ही नहीं है। शान मसूद अब एक आप कह लें कि उसको साइकिल मिल गया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, और बड़ा अच्छा स्टार्ट है कि बांग्लादेश जैसी ओपोजिशन आपको होम पे मिलेगी, आप मजे से अपनी बैटिंग फॉर्म भी वापस लेके आए, अपने मजे की से अपनी जिस तरीके से आप पिचेस बनाना चाहते हैं बनाएं, और आप चलाएं मामलात को। लेकिन हम भूल गए थे कि ये पाकिस्तान क्रिकेट है और इसमें कोई चीज भी नॉर्मली उस तरीके से ऑपरेट नहीं करती विदाउट एनी एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट आपको भरपूर मिली इन पिछले 10-15 दिन में, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी मिली, आपको नए मेंटोर्स भी मिले, आपको नया डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी मिल गया, आप बांग्लादेश से हार भी गए घर पे, और आपके कप्तान ने जो है वो एक्सेप्ट भी किया कि यार हम वी आर बिलो पार और बांग्लादेश वर अ फार बेटर ऑपोजिशन। मुझे ऐसा लगता है कि इस बांग्लादेश की सीरीज में शान मसूद की जो कप्तानी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं होगी। स्पेशली अगर हम अभी चले जाएं 5वें दिन के ऊपर, 5वें दिन के खेल के ऊपर, तो आपने खुरम शहजाद से स्टार्ट नहीं करवाया, आपने मोहम्मद अली डेजी से स्टार्ट करवाया, जो कि तकरीबन बहुत ही बिलो एवरेज था पूरी सीरीज के अंदर। खुरम आपका लेकिन बेस्ट बॉलर उस था। पे तो ये भी शान ने बोला ना कि खुरम वाज़न्ट अवेलेबल ऑन द डे 5। हाँ ये बोला उसने, बट उसके अलावा अगर आप चले, ये वील गिव दिस टू शान के चलो खुरम अवेलेबल नहीं था। इसके अलावा आप जब लेटॉन खेल रहा था उसके साथ, मेहदी के साथ पार्टनरशिप जब लगा रहा था, या तो आप फील्ड प्लेसमेंट्स चेक करें। फील्ड प्लेसमेंट्स, खुदा के बंदे, ऐसी फील्ड प्लेसमेंट्स रखी हुई है कि मुझे हैरानी हो रही थी कि यार ये वही शान है जो ऑस्ट्रेलिया में इतनी प्रोएक्टिव, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनके होम पे इतना प्रोएक्टिव था, घर में बांग्लादेश के अगेंस्ट वो इस तरह से क्यों, इस तरह मतलब के डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज के साथ ग्राउंड में इधर उधर फिर रहा है। तो फिर बात वही है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन अब्दुर्रहमान, देयर इज समथिंग इन द गोइंग ऑन ड्रेसिंग इन द रूम। ड्रेसिंग रूम, यस, जो कि हमें नहीं पता, जो कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें बाहर आएंगी। और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट यार, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम इस बारे में बात भी कर रहे हैं। लेकिन अब क्या एजाज भाई, करें, डोंट हमारे यू ऊपर खेल है थिंक ना। कि जो ड्रेसिंग रूम के जो सिलसिले खराब होने शुरू हुए हैं ये पीएसएल के बाद हुए हैं, आफ्टर द रिमूवल ऑफ शाहीन शाह अफरीदी?
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। शाहीन को अगर आपने देखें, बाबर एक सीरीज खेला शाहीन की कप्तानी में, ठीक है, तो बाबर वॉज फाइन विद इट। बाबर को अगर आपने कहा कि आप तीनों फॉर्मेट से रिजाइन करें और उसने कर दिया, और आपने शाहीन को टी20 और शान को टेस्ट का कप्तान बना दिया, देन यू शुड हैव स्टक विद दैट डिसीजन ना। उसके बाद जब आपने शाहीन का भी भरोसा आपने खराब किया, आपने ड्रेसिंग रूम में एक ऐसा मैसेज दिया कि यार कोई भी कल को कप्तान बन के एक सीरीज के बाद फारिग हो सकता है, सबको आपने ये मैसेज दे दिया। तो एक चीज जो 2021 में एक टीम जो इस वजह पे खड़ी हुई थी कि उनका स्किल सेट इतना हवा वाला, मतलब मजेदार नहीं था, बटलर टाइप या वार्नर टाइप नहीं था, लेकिन उनके अंदर जो हार्मनी थी, जो यूनिटी थी उस टीम के अंदर, वो इतनी अच्छी थी कि वो एक दूसरे को बैक करते थे, एक दूसरे की परफॉर्मेंस से खुश होते थे। और जब टीम इस तरह की टीम हो तो आपने देखा कि सिर्फ हम यूनिटी की वजह से काफी सारे मैचेस जीते। वो एग्जैक्टली। इंडिया वाला हो, चाहे फिर वो 2021 में इंडिया वाला हो, चाहे फिर वो एशिया कप में नसीम शाह के 2 छक्के हों, या उसके बाद फिर आप वर्ल्ड कप 2022 में चले जाएं, उसमें आप देख लें जब हमने कमबैक किया नेदरलैंड्स के जीतने के बाद, तो आपको एक कमाल तरह की यूनिटी नजर आ रही थी उस टीम के अंदर। सारा कुछ आपने बर्बाद किया सिर्फ एक डिसीजन से। जब वो डिसीजन आपने लिया, तो कोई पागल ही होगा जो ये कहेगा कि यार शाहीन को बुरा नहीं लगा होगा। ऑफ कोर्स उसको बुरा लगा होगा यार। वो एक सीरीज खेला है न्यूजीलैंड में, आपने उसको एक सीरीज के बाद फारिग कर दिया, और आप कह रहे हो कि यार ठीक है, बाबर जो है वो एक्सपीरियंस्ड है उसको, और बाबर को भी 21 तोपों की सलामी की उसने दोबारा एक्सेप्ट कर लिया। ये एक अलहदा मसला है ना। हमारे यहाँ बंदा खुद इज्जत से ना जाए, उसको धक्के मार के निकाल दे कौम, ये उसको एक्सेप्ट होता है, इसके बजाय कि वो अपना रेजिग्नेशन लिख के कह दे कि यार आई वॉज नॉट अप टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, जो मुझसे रिक्वायर्ड थी, और मैं रिजाइन करता हूँ, मैं एज अ प्लेयर अवेलेबल रहूंगा पाकिस्तान के लिए। नहीं, हमने तो जनाबे वाला ये इस तरह का अब क्या कहूँ यार, फिर अब आपको पता ही है, फिर आगे कैंसिल कर देते हैं लोग। बेशक ऐसा ही है। और फिर सीरीज पे और बाकी बात करने से पहले एक और बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ना सिर्फ शाहीन के रिमूवल से हमने शाहीन की परफॉर्मेंस में डिप देखा है, हमने ओवरऑल टीम की यूनिटी में डिप देखा है। एवरीवन वाज शैटर्ड, एवरीवनस कॉन्फिडेंस वाज शैटर्ड, और हमें ये यही सब फेस करना इस टेस्ट में भी पड़ा है। एजाज भाई, आप माने या ना माने, फर्स्ट टेस्ट सीरीज में 2 पेसर्स खेले हमारे, हमने सेकंड में सिर्फ उन 2 पेसर्स को ड्रॉप करके हमने बाकी इंक्लूड किए, और हमने फर्स्ट इनिंग्स में वो देख लिया था। सो कहीं ना कहीं प्लेयर्स के अंदर कुछ तो चल रहा है जो कि हमें नहीं पता, या हमें पता है तो हम बताना नहीं चाहते कि आवाम को नहीं पता चले। यार सो चले, मैं नाम बगैर लिए बता देता हूँ, मैं नाम बगैर लिए बता देता हूँ। अब आप इस तरफ आना चाह ही रहे हैं तो मैं आ जाता हूँ इस तरफ। शान मसूद को आपकी ड्रेसिंग रूम के अंदर काफी सारे लड़के पसंद नहीं करते। वो दिखता है, पता भी है सबको, मतलब फैंस को ना पता आपका हो लेकिन शान हमें पता मसूद, अगर आप टीवी पे मैच देख रहे हो और आप गैलरी में खड़े होकर मैच देख रहे हो ना, उसमें बड़ा फर्क है। गैलरी से आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी नजर आ रही होती है, टीवी पे तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम बॉलर और बैट्समैन और कीपर नजर आ रहा होता है। लेकिन जो गैलरी में आप देख रहे होते हो ना, जब बॉल के बीच में जो अंपायर ये कमेंटेटर्स गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और जब बॉलर अपने रनअप के लिए वापस जा रहा होता है उस टाइम पे, और जब ब्रेक आता है, ओवर का ब्रेक आता है, जब कप्तान ये डिसाइड करता है कि मैंने अगला ओवर किसको देना है, उस टाइम पे अगर आप ग्राउंड के अंदर मौजूद है ना, गैलरी के अंदर मौजूद हैं और आप देख रहे हैं ना, आपको बहुत कुछ बहुत साफ हो शफाफ तरीके से नजर आ जाएगा। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि इस सीरीज में सिर्फ कप्तान को ब्लेम करना अ, गलत बेवकूफी होगा, है, बेवकूफ़ी बेवकूफी है। है, ज्यादती है, हुँ। इनजस्टिस है। अगर आप शान मसूद को इस वक्त ब्लेम करें कि भाई आपकी कप्तानी में हम 2 टेस्ट मैच हार गए हैं, तो भाई मुझे ये बताएं कि शान मसूद ने, चले बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, उसने कप्तानी भी अच्छी नहीं की,
बाकी 11-10 बंदों ने क्या किया है, रिजवान को छोड़ के और आगा सलमान को टू एन एक्सटेंट छोड़ के उन्होंने बैटिंग में थोड़ा बहुत कर लिया। सऊद की बस यही है कि 4 मैचेस में आपने एक बांग्लादेश को सेंचुरी मार दी, बस उसके बाद आपका फर्ज खत्म हो गया। आपके 10 साल डोमेस्टिक के जो हमने इतने कसीदे पढ़े हैं आपकी आपको इधर टीम में लाने के लिए कि यार इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, स्पिन का बड़ा अच्छा प्लेयर है, और आप पहली बॉल पे स्पिन के ऊपर जो है स्टंप हो रहे हैं। फर्ज पूरा हो गया उसका, बस एक सेंचुरी मारने के बाद वाइस कप्तानी मिल गई तो बस ठीक है। साउथ को ये पता होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान में जिसको भी वाइस कप्तानी मिलती है वो वो कभी कप्तान कप्तान नहीं नहीं, बना। कभी कप्तान नहीं बनता हो। ठीक है, बिल्कुल। तो अब्दुल्ला को देख ले। अब्दुल्ला अब्दुल्ला पे को ये आते हैं। लगता है कि बस मैं तो किताबी प्लेयर हूं, मैंने तो इंडिया में सेंचुरी मार दी है, और बस बस मैं, मुझे कौन अच्छा हटा एजाज सकता है। भाई, आपने अब्दुल्ला का टॉपिक छेड़ ही दिया तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमने अब्दुल्ला शफीक की स्पेसिफिकली बात करी थी। ओपनर्स खेल नॉमिनेट थे सीरीज में, दो खेले अब्दुल्ला और साइम। साइम की परफॉर्मेंस तो सबके सामने है, जो कि एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उतनी साइम अयूब के साथ, लेकिन जिस तरह वो खेला है, कहाँ कहीं पे चांसेस थे कि वो 50 को कन्वर्ट कर सकता था। लेकिन ऑब्वियसली जो आपके कंधे पे एक प्रेशर चलता आ रहा होता है इतनी देर से, जब आपकी डिफरेंट फॉर्मेट है टेस्ट, लेकिन फिर भी एक प्रेशर होता है कि आपके किसी फॉर्मेट में उस तरीके से रन्स नहीं हो रहे। लेकिन उसके बाद आप एक प्रेशर के बाद आते हो, तो साइम अयूब ने वीकेंड से के बाकियों से बहुत कदरे बेहतर खेला है साइम अयूब ने। अब मैं बात करूंगा अब्दुल्ला शफीक पे। अब्दुल्ला शफीक का बैट पैच श्रीलंकन सीरीज से भी पहले का चल रहा है। श्रीलंका सीरीज में एक मैच है जिसपे उन्होंने 200 स्कोर किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर उसके हाँ जी। बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करें, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी उनका लो ही रहा है ओवरऑल। अब्दुल्ला शफीक भी स्ट्रगल कर रहे थे, इमामुल हक भी स्ट्रगल कर रहे थे, जिसकी वजह से इमाम भी ड्रॉप हुए थे और साइम अयूब ने उनको रिप्लेस किया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब्दुल्ला शफीक इज द न्यू प्लेयर, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो एक ये मशहूर चीज है ना कि आदत सी बन गई है कि भाई एक प्लेयर आएगा, एक थोड़ी सी अच्छी शॉट्स खेलेगा, उसके थोड़े से एस्थेटिक्स क्लिप्स बनना शुरू होंगे, वो के नेक्स्ट नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ऐसे बहुत से प्लेयर्स आए हैं और हमने ऐसे ही किया है। हमने एक बहुत से काबिल प्लेयर हैं, बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं, उनको भी हमने बहुत जल्दी एक खिताब दे दिया हुआ है, जिसकी वजह से अब अगर उनसे परफॉर्मेंसेस नहीं होती, तो अगर उन पे कोई तनकीद करता है तो उनके खिलाफ चले जाया जाता है। उसी तरह हमने अब्दुल्ला शफीक को भी किताबी प्लेयर का खिताब दिया। सो आपको नहीं लगता कि ये अब्दुल्ला शफीक के लिए बहुत अर्ली था कि, और उनके साथ अगर उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, क्योंकि अगर हम अब्दुल्ला शफीक की बात करते हैं, जो उनका हमें ऐसा लगता है कि जब वो बैटिंग करने आते हैं उन पे प्रेशर बहुत होता है, वो उन अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। सो आपने तो जैसे आपने बताया आपने ग्राउंड से उनको कवर किया है, सो व्हाट डू यू थिंक अब्दुल्ला शफीक कहाँ पे लैग कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम है उनपे? और कमिंग फॉरवर्ड आगे भी हमारी बहुत सी सीरीज हैं, क्या आपको लगता है कि इमाम की वापसी होगी या मोहम्मद हुरैरा को ट्राई करना चाहिए इन प्लेस ऑफ अब्दुल्ला शफीक, और इज इट टू अर्ली, या हम अब्दुल्ला शफीक को भी अभी आगे रन दें? किसने दिया था मुझे पहले ये तो बताओ ना, किताबी किताबी का किसने दिया था ये टाइटल? वो जिनकी मैंने अभी बात कर दी गुफ्तगू में। देखिए, पाकिस्तानियों को लगता है, ऐसा है मुझे कि पाकिस्तानियों को कवर ड्राइव्स के साथ ना एक बहुत ज्यादा फैसिनेशन है। रील्स भी अगर बनती हैं तो फिर कवर ड्राइव्स पे जब बॉल ऐसे आ रहा होता है पिच के ऊपर लगने के बाद, जब वो बल्ले से लगना होता है बॉल ने, तब उसको स्लो मोशन में दिखाते हैं और फिर वो पीछे से आर्टिफिशियल ठा की आवाज लगाते हैं, तो कहते हैं वाह क्या रील है, क्या मजेदार शॉट लगाई है प्लेयर ने। तो अब्दुल्ला शफीक की भी ऐसे, जब श्रीलंका के अगेंस्ट सेंचुरी मारी वर्ल्ड कप के अंदर, तो ऐसे ही कुछ रील्स उसकी भी बनी थी। और ये वाली रील्स, ये जो ऐसे वो सेलिब्रेशन है और ये पूरा सिलसिला, तो मेरे ख्याल से जब आपको थोड़ा सा स्टारडम मिल जाता है, फिर आप एक तरह से रिलैक्स हो जाते हो। एक तरह से आपको लगता है कि यार वर्ल्ड कप के अंदर मैंने हाईएस्ट सक्सेसफुल चेस के अंदर सेंचुरी मार दी है, और उसके बाद मैंने ऑस्ट्रेलिया को भी 70 रन मार दिए हैं वर्ल्ड कप के अंदर। मैंने बुमराह को ऐसे चौका मार दिया है, ऐसे लोगों ने उसके एस्थेटिक शॉट्स बनाए हैं कि बुमराह को ऐसे निकल के चौका मारा है मैंने। तो आपके अंदर आ जाती है वो चीज, थोड़ी सी आप रिलैक्स हो जाते हो। किसी भी आप प्रोफेशन में हो, कोई बॉस आपकी थोड़ी बहुत तारीफ कर दे, आपको लगता है कि यार ठीक है, ये तो बस मैं सेट हूँ, अच्छा हूँ।
उसमें होता क्या है कि आप चीजें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो। आप समझते हो कि यार हसन महमूद को मैं ड्राइव मार लूंगा, मैं एज नहीं लगेगा, क्योंकि हसन महमूद को कोई जानता नहीं है ना, वो बांग्लादेश का बॉलर है और कोई इतना बड़ा नाम नहीं है। ठीक है, आया हुआ है, नाहिद राणा की पेस है तो क्या हुआ, कौन उसको जानता है यार। मैंने तो कमिंस को खेला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, मैंने तो इधर स्टार्क को सेंचुरी मारी हुई है पिंडी में, मैंने तो फर्स्ट क्लास डेब्यू पे भी मेरी सेंचुरी है, फला है ये। तो आपने जब ये अचीवमेंट्स की होती हैं और आपके अंदर थोड़ा सा ऐसे पोजीशन आ जाती है जहां पे आप का माइंड आपको अलाउ कर देता है ना कि आप रिलैक्स हो जाओ, वो चीज हुई है अब्दुल्ला शफीक के साथ। फिर उसके पास कैप्टन का बैकअप भी था, पूरा उसका बाबर ने उसको सपोर्ट किया है, शान मसूद भी उसको बड़ा हाईली रेट करता है और सपोर्ट भी करता है, तो वो इशू भी नहीं है उसके साथ। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि यार मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक ने एक तो इंस्टिंक्टिवली शॉट्स खेली हैं, जो उसको नजर आई है बॉल के हाँ भाई मारना है तो चलो वो खेलने गया है। वो जो उसका स्पिनर के ऊपर पहले टेस्ट में सेकंड इनिंग्स में डिसमिसल था, जो पीछे हट के उसने अन्यवासा स्लॉग किया था और सर्कल में ही कैच हो गया था, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा, ड्राइव से मुझे ऑनेस्टली इतना इशू नहीं है। अगर वो कॉट बिहाइंड हो रहा है ना ड्राइव पे, मुझे उससे इतना इशू नहीं है, क्योंकि यार कोहली भी बहुत दफा ऐसे आउट हुआ है, आप खेल खेल के सीखते हो, खैर है कोई मसला नहीं है। अब्दुल्ला पे हमने इतना इन्वेस्ट किया है, उसने 4-5 जगह पे शो किया है कि वो बड़ा प्लेयर है। उसने श्रीलंका में डबल सेंचुरी की, फिर 160 पहले किया, फिर डबल सेंचुरी मारी, दोनों मैचेस पाकिस्तान जीता, उसने होम पे भी सेंचुरी मारी, उसने जैसे मैंने बताया कि इंडिया में वर्ल्ड कप में जाके भी सेंचुरी मारी, तो इन्वेस्ट भी काफी किया है उसने, हमें रीपे भी काफी किया है। उसकी ये सीरीज गंदी चली गई है, लेकिन मैं उसको बायर करने के हक में अभी नहीं हूँ। चाहे जैसे भी वो आउट हो रहा है, मैं एटलीस्ट ये समझता हूँ कि अब्दुल्ला टेक्निकली बहुत साउंड है, टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ा आइडियल बैट्समैन है, और उस पे अगर आप उसको अभी हटाएंगे तो शायद आपको लॉन्गर रन में आपको मसला होगा फिर। तो फर्स्ट क्लास उसने कम खेली है, आपने उसको फास्ट ट्रैक किया है, लेकिन उसने वो चीज शो नहीं होने दी। उसकी एक वजह ये भी है कि अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ज्यादा टाइम भी गुजारा है ड्रेसिंग रूम के अंदर बगैर खेले हुए। एक्सक्यूज मी। तो उस दौरान पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स को वो नेट्स में खेलता रहा है, तो अच्छा प्रिपेयर होके आया था जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आया था। तो इस वजह से उसने फिर आपने देखा कि डेब्यू पे भी सेंचुरी मारी। तो अब मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल ये अब्दुल्ला को हटाएंगे, और हटाना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि जब आप थोड़ा सा चीजें फॉर ग्रांटेड ले आते हो ना कि बांग्लादेश है, कर लेंगे, देख लेंगे, अपनी जगह है, अपना अपना घर है, तो तब मसले मसाइल हो जाते हैं। और क्रेडिट गोज टू यार टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश, जैसे उन्होंने बॉलिंग की है, जैसे उनके इनएक्सपीरियंस यंग पेसर्स ने बॉलिंग की है, हेड्स ऑफ टू देम यार। बहुत मजा आया उनको देखकर, स्पेशली नाहिद राणा का जो स्पेल था आखिरी दिन के ऊपर, यार अब्दुल रहमान मैं आपको क्या बताऊं, बॉल जब यहां से बल बैट्समैन के गुजरता है ना 150 पे, और आप पीछे से खड़े होके देख रहे होते हो, तो चाहे आप बॉलर के फैन हो या चाहे आप बैटर के फैन हो, मजा बहुत आता है। मजा बहुत आता है आपको जब प्रॉपर एक फास्ट बॉलिंग देखने को मिलती है ना, तो आप इंजॉय बड़ा करते हैं। हमने इंजॉय बड़ा किया, पाकिस्तान नहीं जीता लेकिन हमने बड़ा इंजॉय किया, और बांग्लादेश के जो पेसर्स थे उनकी बैटिंग को और बॉलिंग, बांग्लादेश के पेसर्स की हमने जो आखिरी दिन पे पाकिस्तान को जैसे उन्होंने तंग किया है, वो हमने बड़ा एंजॉय किया। तो काफी सारे सवालात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के आगे इस टाइम पे, डिसीजंस काफी सारे लेने वाले हैं। देखते हैं कि अब ये सर्जरी का जो नया आइटम है वो कौन सा वाला है, वो कौन कौन सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अब यूज होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही, और होप्स हो कि इस सर्जरी के तौर पे सिर्फ कप्तान और कोच को ना रिमूव कर दिया जाए। होप्स हो। यार यहाँ पे यहाँ पे यही होता है सर्जरी के कुछ नाम भी पे, हो और क्या ही सकता है होता है। यहाँ पे, बस आप देख लें। अब सुनने में यह है कि शाहीन अफरीदी जिस टीम की कप्तानी करने वाला है चैंपियंस कप में, उसके अंदर शान मसूद और बाबर आजम दोनों खेल रहे हैं।
लेकिन सुनने में तो ये आया था कि बाबर आजम स्टेलियंस की तरफ से खेल रहे हैं अंडर मोहम्मद हारिस। हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है, ये भी बिल्कुल आ सुनने रहा है। ये शुरू में सुनने में आया था और अब कुछ सिलसिला ये नज़र आ रहा है कि शाहीन को कप्तानी दी है और शान और बाबर दोनों उसके अंडर खेलेंगे। अब ये रिकंसिलिएशन करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं? फिर से इनको एक ड्रेसिंग रूम के अंदर इकट्ठा करके बताना चाह रहे हैं कि हाँ भाई, जो सुलह है यहीं पे कर लो। बस अब इसके आगे अगर बातें और ज़्यादा आगे निकल गई तो फिर मसला हो जाएगा। बिल्कुल, ये भी एक हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि चैंपियंस कप हो रहा है, वहां पे आपका जो दो कप्तान है उनको एक अलग अलग टीम्स की कप्तानी करनी चाहिए, बल्कि तीनों को एक अलग अलग टीम की कप्तानी करनी चाहिए। खैर, बाबर आजम ने तो यहाँ पे मना कर दिया है कि उनको सिर्फ एक टीम की कप्तानी चाहिए, वो है पाकिस्तान नेशनल टीम की। यार बस अब मैं क्या कहूँ, चल लेकिन चल अब मूविंग टुवर्ड्स बाबर आजम पे ही आना था हमने। खिताब उनको बहुत से मिले हुए हैं, ओहदे बहुत से मिले हुए हैं। नो डाउट एक मुद्दत तक उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दी हैं। अगर हम बात कर रहे हैं 2019 तक, 2020 तक, 2021 में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज थी। लेकिन एक वक्त है कि जहां से बहुत डिप आया है। जब भी इस टॉपिक पे बात होती है, अक्सर कहते हैं कि बाबर आजम के तो इतने रन्स हैं, हम क्यों उसके अगेंस्ट बात करते हैं। लेकिन जो फैक्ट्स चेक करें हम, जहां पे पाकिस्तान टीम को जरूरत हुई है, वहां पे बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज हमें देखने को तो नहीं मिली। मैं यहाँ पे गलत हो सकता हूँ, अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो आप बता सकते हैं, अगर जो भी देख रहे हैं। लेकिन जहां तक मैंने क्रिकेट फॉलो की है, मैं इतने सालों से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे बाबर आजम की ऐसी परफॉर्मेंसेस वहां पे नजर नहीं आई जहां पे पाकिस्तान टीम की जरूरत थी। फिर आप कंपेयर कर लेते हैं विराट कोहली के साथ। अगर हम कोहली की बात करते हैं, कोहली ने जहां जहां इंडियन टीम को कोहली की जरूरत होती थी, वहां वहां कोहली की परफॉर्मेंसेज आई हैं। वो बेशक 2022 का पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो जाए, वो 2024 का वर्ल्ड कप का फाइनल हो जाए, सो बहुत से ऐसे मैचेस हैं, मैं भी मिस भी कर रहा हूँ जहां पे कोहली की परफॉर्मेंसेज आई हैं। लेकिन अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, वैसे तो कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन अगर आप उसको एक किंग कहते हैं, अगर आप उसको ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम कहते हैं कि गॉड है पाकिस्तान क्रिकेट का, सो उससे हम इतनी तो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंसेज आए। टेस्ट में 16 इनिंग्स हो गई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उनकी 50s नहीं आई। फिर हम कहते हैं कि ठीक है, डिप आता है, एक प्लेयर में डिप आता है कि भाई उससे नहीं परफॉर्मेंसेज हो रही, बैड पैच आता है। लेकिन एक ये भी तो बात देखने की है कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट साल में इतनी खेलता ही नहीं है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स है। 3 इयर्स के टाइम में बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज नहीं आई, ये कंसर्निंग चीज है। अगर हम कहते हैं कि अच्छा, 1 साल से नहीं आ रही, 2 साल से नहीं आ रही, 3 साल से एक प्लेयर आपका परफॉर्म नहीं कर रहा, जो कि एक ऐसे नंबर पे खेलता है जो कि टेस्ट क्रिकेट में क्रूशियल होता है। अगर आपका ओपनर जल्दी आउट हो गया, उसके बाद आपके एक ओपनर और वन डाउन ने आके एक बेस सेट की है, जो कि अक्सर शान और साइम ने सेकंड मैच में की है। उसके बाद अगर कोई विकेट गिरती है और आपका नंबर 4 का प्लेयर, जो कि बैकबोन होता है किसी भी इनिंग्स में, जो भी नंबर 4 का प्लेयर खेलता है वो एक बैकबोन होता है उस टीम की, अगर वहां पे ही परफॉर्मेंसेज ना आए, एक मैच नहीं बहुत मैच, 16 इनिंग्स में वहां पे परफॉर्मेंसेज ना आए, तो डोंट यू थिंक कि बाबर आजम शुड बी रेस्टेड और ड्रॉप फ्रॉम द टेस्ट मैच, या व्हाट्स गोइंग ऑन रॉन्ग विद बाबर आजम? क्योंकि जब भी हमने लास्ट 2023 की बात करें, जब से उनकी कप्तानी गई है, उसके बाद से हमें थोड़ा सा लो नजर आए हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज लो नजर आई है। क्या ये है कि उनको वो सिर्फ तभी परफॉर्म करेंगे, या वो एज अ कैप्टन खेलेंगे, या कुछ सियासत चल रही है टीम में? सो व्हाट डू यू थिंक? यार ये अब जो सवाल आपने कर दिए है ना, ये इस पे तो 1 घंटा भी बंदा बोल सकता है इस पे। अब मैं मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, कमेंटेटर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, के आसिफ अहमद, पीटीवी वर्ल्ड के लिए वो काम करते हैं। वो अक्सर ये कहते हैं कि एजाज भाई, ये जो कहानी है ना, ये तो सुनाने का भी दिल नहीं करता। तो ये वो कहानी है अब्दुर्रहमान के, काश अगर 2019 में सरफराज को आपने हटाना भी था तो एक तरीके से आप हटाते उसको, एक तरीके से हटाते। जो बोंडे तरीके से एक तो आपने हटाया है, और फिर आपने, काश अगर कोई टाइम ट्रेवलर है, किसी का नंबर है तो मुझे बताओ कि मैं उसको भेजूं 2019 में वापस, और उसको मैं कहूं कि यार जाके बाबर की
कान में ये बात कह दे कि बाबर खुदा का वास्ता है कप्तानी एक्सेप्ट ना करें। अगर 2019 के अंदर बाबर ने कप्तानी एक्सेप्ट ना की होती ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि इसकी मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो आज काफी बेहतर होती। जितना स्ट्रेस में ये आज है वो ना होता। एक नंबर एक, क्योंकि यार ये बंदा पैदा ही बैटिंग करने के लिए हुआ था, रन्स बनाने के लिए, हमें एंटरटेन करने के लिए, और रन्स पे रन्स और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाने के लिए ये पैदा हुआ था। ये नहीं पैदा हुआ था इसलिए कि ये कप्तानी का एक्स्ट्रा बोझ उठा के अपनी भी जो है वो बैंड बजा ले और पाकिस्तान क्रिकेट को भी जो है ना वो खराब कर ले। तो जहां पे मिसबाह उल हक साहब ने बहुत ज्यादा अच्छे फैसले किए हैं, वहां पे ये फैसला उन्होंने बहुत ही बोंडा किया है कि उन्होंने बाबर को ये मान के कि चलो टीम का सबसे अच्छा, इसकी जगह पक्की है, टीम का सबसे अच्छा प्लेयर है, सब इसकी इज्जत करते हैं, तो हम इसको कप्तान बना लेते हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि यार कप्तानी करना पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो किसी भी आग के दरिया में तैरने से कम नहीं है। आपने एक ऐसे प्रॉमिसिंग टैलेंट को जो 2019 में अपनी पीक के ऊपर आ चुका था, पर्थ में अपना ब्रिस्बेन में उसने 100 मार दिया था, उसने इंग्लैंड में 100 मार दिया था, और साउथ अफ्रीका में वो स्टेन को जो है वो चपेड़े मार के आ रहा था। यहाँ पे था उसका कॉन्फिडेंस। और अपनी पहली कप्तानी की अपनी पहली सीरीज में यार उसने स्टार को जैसे खेला था, हम सबको याद है। पूरे पाकिस्तान की तरफ से 2 फिफ्टियां इसी ने की थी और यही चल रहा था, ऑस्ट्रेलिया में भी स्कोर कर रहा था। लेकिन फिर ये आप देख लें, फिर कुर्सी का और ये जो सारे सिलसिला है आपके सामने ही है कि फिर उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता 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 आज आपको एचएस बैट वाला बाबर आजम, 2019 वर्ल्ड कप वाला बाबर आजम, उसकी कवर ड्राइव निकाल के देख लें और आज वाली कवर ड्राइव निकाल के देख लें, आपको देखने में मजा ही नहीं आएगा। मैं आपको बिल्कुल सीरियस बता रहा हूँ, मजा बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं आएगा यार। उस बाबर आजम 2019 के वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज हुई थी इंग्लैंड के साथ जो हम 5-0 हारे थे बाय द वे, लेकिन उसमें हमारे बल्लेबाजों ने बड़े लंबे लंबे स्कोर मारे थे, बिल्कुल 300 ऐसा प्लस, 345, 340, फिर वो हम 350 मारते थे, इंग्लैंड वो 43 ओवर्स में चेस कर लेता था, तो हम 320 मारते थे, वो 45 ओवर में चेस कर लेता था। इस तरह की सीरीज हुई थी वो। हमने जुनैद खान को भी वापस बुला लिया था उसी सीरीज के बाद, फिर उसने मुंह पे पट्टी बांध के तस्वीर अपलोड की थी, याद है सबको। आमिर को हमने बिल्कुल दोबारा, अच्छे लफ्जों में याद है सबको, अच्छे हाँ, तरीके से याद। तो वो वाला बाबर आजम, अगर वो वाला बाबर आजम आज निकाल लेना जो जोफ्रा आर्चर को बैकफुट पंच और अपर कट से छक्के मार रहा था, कहाँ गया वो बाबर आजम। और वही बाबर आजम एच लग के बैक पॉइंट पे कैचेस यार दे रहे उसको हैं। नाहिद राणा की बॉल समझ नहीं आ रही। आप टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम नाहिद, यार वंडरफुल किड, जबरदस्त बच्चा है, उसने जो बॉलिंग की है बड़ा महसूस किया है और उसने अपना टैलेंट शो किया है, सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ श्रीलंका में भी शो किया था। लेकिन यार बाबर का एक नाम है यार, देयर इज नो नासिर डाउट हुसैन इन पागल तो बाबर्स नहीं है। टैलेंट, लेकिन जो चल रहा है वो इधर चल रहा है। बस जो भी जहां भी चल रहा है यार वो मोस्टली इसकी अपनी ही गलती है। मैं सिर्फ मिसबाह उल हक को यहाँ तक कसूरवार ठहराता हूँ कि उसने इसको बनाया, इसने अपने आप को कंटिन्यू किया ना, ये इसकी गलती है। लेकिन ये भी थोड़ा सा ये है कि इसने चलो इंडिया को हरा दिया 10 विकेटों से, वो हमें लेके बैठ गई वो चीज। बिल्कुल, फिर और आसिफ अली के दोबारा छक्के, कैप्टेंसी लेना भी गलती है। आसिफ अली के छक्के लग गए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, हमें कहा वाह क्या यूनिटी है। आसिफ अली वो कप्तान जिसने आसिफ अली से परफॉर्मेंस निकलवा दी, फिर आसिफ अली के अफगानिस्तान के अगेंस्ट छक्के लग गए, हमने कहा वाह ये टीम तो भाई एक दूसरे के लिए खेलती है। कल बाबर आजम स्कोर करेगा, अगले दिन रिजवान करेगा, अगले दिन शादाब करेगा, 5वें दिन इफ्तिखार करेगा, फिर आसिफ अली कर देगा, ये तो सारे ही चल रहे हैं, ये तो जबरदस्त हो गया। तो हम खुश थे, हमने सेमीफाइनल खेला, लेकिन वो चोकिंग का जो वो सिलसिला था ना वो उसी वर्ल्ड कप से शुरू हो गया था। और तभी से जो है ना बस वो हसन अली का एक कैच, और उसके बाद से बाबर की कप्तानी में हमें कोई चीज बेहतर देखने को नहीं मिली। हम वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेले उसके बाद, हसन अली लेकिन का वो वो तो कैच और हसन अली की वो स्टेटमेंट बाबर आजम के लिए बहुत बुरी साबित हाँ, हुई।
बस किंग ने जो है ना कर दिया है, किंग ने पाकिस्तान का बस। बेड़ा गर्क कर दिया है, अपना भी कर दिया है। और जो जो हसन अली चाह रहा था वो हो गया है। किंग ने अपना तो बेड़ा गर्क कर ही लिया है। पाकिस्तान का अब देखो, पाकिस्तान का तो कुछ ना कुछ हो रहा है, हो जाएगा यार। प्लेयर्स बड़े से बड़े गए, बड़े से बड़े प्लेयर आ जाएंगे। ये गेम जो है ये किसी के लिए रुकता नहीं है, और ना वक्त एक तरह से रहता है हमेशा। हम अगर आज बहुत ज्यादा बुरे हालात में हैं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम कल को भी ऐसे ही होंगे। बिल्कुल। हम यहाँ से उठेंगे और जरूर उठेंगे इंशाल्लाह। और प्लेयर्स आते जाते रहेंगे। जो प्लेयर पाकिस्तान के साथ और क्रिकेट के साथ मुखलिस होगा, सिर्फ वही यहाँ पे स्टे करेगा। बाकी सब गए और उनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा, कोई उनको अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जो हम इधर बात भी यही करते हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान टीम करते हैं, तो क्योंकि एट द एंड वी आर पाकिस्तानी। जहां पे भी पाकिस्तान टीम खेल रही होगी, बेशक वो क्रिकेट है, वो फुटबॉल है, जैसी भी हालात में खेल रहे होंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एट द एंड वी आर पाकिस्तानी, वी आर नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन जहां बुरा कर रहे होंगे वहां पे इट्स आवर जॉब टू पॉइंट आउट। हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई वो गलत खेल रहा है तो हम कहें कि भाई वो बिल्कुल सही खेल रहा है, हम तो मंदे हो। ये एक बात समझने की है, क्योंकि फिर अक्सर कुछ लोग होते हैं, इन्हीं प्लेयर्स के फैंस होते हैं, जो कहते हैं कि तुम उस टाइम पे तो साथ नहीं थे, अभी साथ हो। भाई वो भी हमारा प्लेयर है, आपका भी प्लेयर है, हमारा भी प्लेयर है। अगर आप में सच सुनने की हिम्मत नहीं है, सो आप यू शुड शट डाउन द योर मोबाइल फोन्स और एक्सेट्रा। बाबर आजम पे तो हमने बात कर ली। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं अब इस पिचेस पे, हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड, क्योंकि 2021 के बाद जितना बेड़ागर्द पिचेस का किया है, मैंने लास्ट वीडियो में अपनी भी बात की थी कि जितना बेड़ागर्द हमने कर लिया है, उसके बाद एक दिन में तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया की वो पिच बन जाएगी, यार क्योंकि आगे होम सीरीज हैं। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आगे होम सीरीज को किस तरह बेटर कर दिया अब जाता है, तो पता भी नहीं एंडिंग है कि नोट्स आगे की होम तरफ आ सीरीज जाते हैं। है भी या नहीं। अब तो पता भी नहीं है। आज तो सुबह भी ये खबरें आ रही हैं कि शायद इंग्लैंड से हम दुबई में खेलना शुरू हो जाएं, ये श्रीलंका तो में खेलना कोई शुरू हो आप जाएं। मुझे नई खबर दे रहे हैं, इसमें थोड़ी सी हाँ जी। तफसील दीजिए अभी। तहसील ये है कि एहसन नागी ने ये रिपोर्ट किया है कि क्रेडिट गोज टू हिज स्टोरी। ये उन्होंने ब्रेक की है ये चीज कि पीसीबी बड़ा सीरियसली सोच रहा है इस बारे में कि पाकिस्तान अपनी होम क्रिकेट होम से बाहर ले जाए बेसिकली। नाइस, मतलब हम चाह रहे हैं कि वो सरफराज और मिसबा वाले एरा की परफॉर्मेंस के लिए हमें दोबारा हाँ मुल्क से हाँ। बाहर जाना पड़ेगा। हम मुल्क मुल्क बस छोड़ ठीक है। देंगे, हम जीत के लिए मुल्क छोड़ देंगे। मुल्क के लिए कुछ भी। चलें एजाज भाई, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। और मुझे अभी 6-8 मिनट बाद यूनिवर्सिटी वापस जाने से यहीं पे खत्म करना होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इंशाल्लाह फिर दोबारा भी मुलाकात होगी। और जिसने भी ट्यून इन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक थैंक के यू लिए वेरी मच दीजिए एवरीवन, इजाजत। बहुत शुक्रिया। और अब्दुल रहमान को प्लीज फॉलो करें, और इसको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स साइट को, और ट्विटर पे भी इसको फॉलो करें, इंस्टा पे भी करें। इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, एंड थैंक यू वेरी मच ब्रदर फॉर हैविंग मी, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू सून अगेन। थैंक्स अ लॉट, लाइकवाइज। एंड फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टू विजिट आवर वेबसाइट www.thesportset.com। अल्लाह हाफिज।